हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने यहाँ पे आपके बीएससी सेकेंड ईयर के मैथमेटिकल फिजिक्स की बात कर रहे थे। वो उसमें हमने पढ़ा था यहाँ पे आपका अदिश क्षेत्र की प्रवणता, जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा था थोड़ा सा, लेकिन हमने उस अदिश क्षेत्र की प्रवणता का मान निकाला था किसके अंदर, लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में। ठीक है, व्यापक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। व्यापक फॉर्मूला जो है वो निकाला था हमने कल या की लास्ट क्लास के अंदर, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हमारे पास में आया था। ग्रेड फाइव या डेल फाइव जो होगा, ग्रेड फाइव या डेल फाइव का मान आपका होगा E1/H1। ठीक है, E1, E2 और E3 क्या थे यहाँ पे आपके एकांक सदिश थे, और H1, H2, H3 क्या होते हैं, H1, H2, H3 होते हैं आपके स्केल गुणक। U1, U2, U3 क्या होते हैं, U1, U2, U3 होते हैं आपके निर्देशांक। किसके अंदर, लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र के अंदर। जैसे XYZ पढ़ते वक्त कार्तीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक होता है हमारे, वैसे ही आपके यहाँ पे U1, U2, U3, स्मॉल U1, स्मॉल U2 और स्मॉल U3 ये होते हैं आपके लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक। H1, H2, H3 होते हैं आपके स्केल गुणक, और E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, ये तीनों आपके होते हैं जो निर्देश अक्ष होते हैं, उनके अनुदेश एकांक सदिश। तो हमारे पास फॉर्मूला जो था वो निकल के आया, E1 कैप अपॉन H1 डेल फाइव अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाइव अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल फाइव अपॉन डेल U3। बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका डेल होता है, जिसको कहते हैं सदिश अवकलज संकारक, उस सदिश अवकलज संकारक की वैल्यू ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो डेल फाइव का फॉर्मूला ये होगा और सदिश अवकलज संकारक की वैल्यू ये होगी। अब बात करें हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र आप कौन सा लेके चलोगे, लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। तो बात करते हैं इसकी। तो नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। आपके नए टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। वापस से वो बता रहा हूं, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, प्रवणता की बात करूंगा, डाइवर्जेंस की बात करेंगे हम, और आपके कर्ण की बात करेंगे। तो तीनों चीजें हम किसके अंदर निकाल रहे हैं, लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र के अंदर। तीनों फॉर्मूले आप निकाल लो लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र के अंदर। तो ये हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें तो कुछ फॉर्मूले हम कुछ चीजें हम यहाँ पे डिराइव करते हैं जिनका उपयोग आप डाइवर्जेंस निकालने के लिए करोगे। तो सबसे पहली बात, हम जानते हैं क्या कि हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आपका प्रवणता का मान निकाला था, प्रवणता निकाली थी डेल फाइव। ठीक है, और इस डेल फाइव का मान क्या आया था आपके पास, E1/H1 ये हमने लास्ट क्लास के अंदर
डिराइव किया था, वहां पे हमने ये फॉर्मूला निकाला था कि आपका डेल फाई जो होता है लंबिक वक्र निर्देश तंत्र के अंदर कुछ इस तरीके से आपको प्राप्त होता है। यहाँ पे डेल फाई की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलती है, ठीक है। ये आपका अगर लिखना चाहो तो वेक्टर क्वांटिटी बता सकते हो। डेल फाई इक्वल टू E1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल 1 प्लस E2 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। E1 E2 E3 कैट के साथ में ये होते हैं आपके एकांक सदिश, H1 H2 H3 होते हैं आपके इसके गुणक, और U1 U2 U3 जिसके सापेक्ष आप आंशिक अवकलन कर रहे हो वो होते हैं आपके लंबिक वक्रीय निर्देशक, ठीक है। अब यहाँ पे हम रख रहे हैं कि यदि आपका ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन बन जाता है कई बार एग्जाम के अंदर, तो उसी को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट इसके बाद बात भी करेंगे, थोड़े कुछ फॉर्मूले जिनका हम यूज करेंगे इसके अंदर, इस टॉपिक को ड्राइव करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, आपका फॉर्मूला बनाने के लिए इन चीजों को यूज करेंगे। तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं। आपने डेल फाई निकाला है, फॉर्मूला आपके पास में हो गया। इस फॉर्मूले के अंदर, इस समीकरण के अंदर यदि हम फाई बराबर U1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो गया डेल फाई, ठीक है। फाई की जगह रख दिया मैंने U1, इधर रखोगे ये हो जाएगा आपका E1 अपॉन H1 डेल U1 अपॉन डेल U1। फाई की जगह U1 रख दिया, यहाँ पे भी रखोगे तो ये हो जाएगा आपका E2 अपॉन H2 समीकरण एक के अंदर हमने रखा फाई बराबर U1, तब आपका क्या मान बनेगा E1 अपॉन H1 ऐसे कैसे डेल U1 अपॉन डेल U1, E2 अपॉन H2 ऐसे कैसे, फाई के लिए U1 रख दिया, U2 के रेस्पेक्ट में उसका अवकलन करोगे, और यहाँ पे फाई के लिए U1 रख दिया, इसका आप करोगे U3 के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ठीक है। अब हमको क्या पता होता है कि आपका U1 U2 और U3 ठीक है, कि हमारे जो निर्देशांक थे किसके अंदर, लंबिक वक्रेखीय निर्देश तंत्र में। लंबिक वक्रेखीय निर्देश तंत्र में जो आपके निर्देशांक होते हैं U1 U2 और U3 ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो अगर ये कंडीशन आपकी हो तो उस कंडीशन में U1 का U2 के सापेक्ष अगर मैं आंशिक अवकलन करूंगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, U2 के सापेक्ष तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। और आप आंशिक अवकलन की प्रॉपर्टी को जानते हो कि आंशिक अवकलन जब हम करते हैं किसी भी चर का दूसरे चर के सापेक्ष, तो दूसरा चर जो होता है वो आपका उस चर के सापेक्ष करता है, कांस्टेंट की तरह काम करता है, कांस्टेंट की तरह व्यवहार करता है। अगर U2 के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन कर रहे हो U1 का, तो U1 एक कांस्टेंट, एक नियत राशि की तरह व्यवहार करेगा और आपका अवकलन हो जाएगा 0। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, U1 का U3 के सापेक्ष करोगे मान हो जाएगा 0, और U1 का U1 के सापेक्ष करोगे मान हो जाएगा 1। तो ये 0 हो गया और ये भी आपका हो जाएगा 0। इन दोनों वैल्यू को आपको मिला, दोनों वैल्यूज का मान मिला आपको 0। U1 का U2 के सापेक्ष करोगे आंशिक अवकलन मान हो जाएगा 0, U1 का U3 के सापेक्ष करोगे मान हो जाएगा 0। दोनों मान आपके 0 हो गए, यानी कि हमारे पास ये मान बचा 1 हो गया दोनों। इधर क्या हो जाएगा आपके पास, वैल्यू किधर की आएगी E1 H1, ठीक है। वैल्यू कभी करके आएगी, ये हो जाएगा पर ये पद 0 हो गया, ये पद 0 हो गया आपका। तो E1 का मान मैंने निकाला H1 डेल U1। उसी तरीके से आप जब इस समीकरण 1 के अंदर, इसी प्रकार से जब आप समीकरण 1 के अंदर फाई बराबर U2 रखोगे तो आपको सेकंड मान मिलेगा, और फाई बराबर U3 रखोगे तो तीसरा मान मिलेगा। क्या क्या मान मिलेंगे, ठीक है। इधर लिख लो, जैसे हमने ये किया वैसे कैलकुलेशन करें तो आपका क्या बन जाएगा इसी प्रकार। यदि फाई बराबर U2 रखोगे तो क्या मान होगा आपका, फाई बराबर U2 रखोगे तो E2 का मान होगा H2 U2, और फाई बराबर U3 रखोगे इस समीकरण के अंदर, यदि फाई बराबर U3 रखोगे तो आपका मान हो जाएगा S3 U3।
किसके बराबर, E3 कैप के बराबर, और S2 डेल U2 ये मान हो जाएगा आपका E2 कैप के बराबर। ठीक है, तो ये पहला डेरिवेशन है हमारा, पहला फॉर्मूला हमने निकाला है। छोटा सा काम आपका समीकरण 1 आपको पता है, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने इसको पढ़ा था, वहां पे आपका डेल फाई का मान ये फॉर्मूला हमने बनाया था। इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले फाई बराबर आपका U1, जैसे ही U1 रखा ये चीज हो जाएगी आपके पास में। अब U1 का U2 के सापेक्ष करोगे आंशिक अवकलन, ये तीनों एक दूसरे के सापेक्ष स्वतंत्र होते हैं, तो अगर ये स्वतंत्र है तो आपका U1 का U2 के सापेक्ष मान हो जाएगा 0 आंशिक अवकलन करोगे तो, और U1 का U3 के सापेक्ष करोगे तो वो भी हो जाएगा 0। यहाँ पे हमारा U1 डेल U1 1 हो जाएगा, बचा हमारे पास U1 तो E1 की वैल्यू क्या है, समीकरण 2 के अनुसार H1 डेल U1। ठीक इसी तरीके से यदि आप समीकरण 1 में एक बार रखोगे फाई बराबर U2 और एक बार रखोगे फाई बराबर U3 तो मान कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा। ये तीनों चीजें आपको याद में रखनी है कि E1 का मान समीकरण 2 के अनुसार क्या होता है, H1 डेल U1, E2 का मान क्या होता है, S2 डेल U2, और E3 का मान क्या होता है, S3 डेल U3। ये तीनों मान आपको पता होना चाहिए, याद आपको होने चाहिए। अब देखिए आगे एक छोटी सी चीज और है, उसको हम पूरा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला और बनेगा आपका यहाँ पे, उस फॉर्मूले को और देखते हैं, फिर आपका आता है मेन टॉपिक डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस का मान पढ़ेंगे। तो दूसरी बात करते हैं, अब आप लोगों को पता होता है क्या कि जब हम क्रॉस निकालते हैं किसका, एक कम सदिश होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा आई कैट होता है, जे कैट होता है और के कैट होता है। ठीक है, एक कम सदिश को आप क्रॉस निकालते हो, आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हो तो डॉट होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हो तो आपका क्रॉस होता है। और क्रॉस निकालते हो तो किस तरीके से निकालते हो, जिस तरीके से याद रख सकते हो उसको। यदि मैं आई का मान निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, जे क्रॉस के करूंगा, यानी कि मेरा आई कैट किसके बराबर होगा, आई कैट जो होगा वो किसके बराबर होगा, जे का क्रॉस के कैप के बराबर होगा। यदि जे की बात करूं तो जे किसके बराबर होगा आपका, जे की बात करूं तो जे कैसे प्राप्त करोगे, के क्रॉस आई करोगे तो आपको जे मिलेगा। ठीक है, और यदि के की बात करूं, के कैसे मिलेगा आपको, तो के मिलेगा आपका आई क्रॉस जे करोगे। कहने का मतलब आपको कौन सी दिशा में चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है। घड़ी की दिशा में चलोगे, आई का मान क्या मिलेगा, जे क्रॉस के, जे का मान क्या मिलेगा, के क्रॉस आई, और के का मान क्या मिलेगा, आई क्रॉस जे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एकांक सदिश वाले E1 E2 E3 कैप के लिए, E1 कैप आपका है एकांक सदिश, E2 कैप आपका एकांक सदिश, और E3 कैप आपका एकांक सदिश। तो इन तीनों का क्रॉस कैसे बनेगा, जैसे आपने आईजे के बनाए कैसे बनेगा, तो E1 कैप कैसे बनेगा आपको, E1 कैप मिलेगा आपको E2 क्रॉस E3। E1 कैप कैसे मिलेगा, E2 क्रॉस E3, E1 E2 E3 का क्रॉस होगा, जैसे आई का J1 K का, वैसे आपका E1 हो जाएगा E2 क्रॉस E3। तो ये हो गया हमारे पास में मान लिया स्मॉल a। ठीक है, अब E1 का मान निकालना है मुझे, और E2 E3 आप यहां से यूज करोगे। ठीक है, E1 का मान निकालना है, E2 E3 कहां से लोगे आप, ये मान हमने निकाले थे थोड़ी देर पहले ही, इन मानों का यूज करना है। E1 को ऐसे कैसे रखना है, आरएचएस में जो आपकी मान थी E2 क्रॉस E3 उन मानों का यूज करना है यहाँ पे। तो E2 और E3 के मान यहाँ पे होंगे आपके, जो रखोगे तो ये हो जाएगा आपका H2 S3 डेल U2 और डेल U3 का क्रॉस। ठीक है, E1
हो गया E2 क्रॉस E3, E2 और E3 का मान आप यहां से रखोगे 3 और 4 से, तो मान हो जाएंगे आपके पास में S2 ΔU2 क्रॉस S3 ΔU3। दोनों अदिश जो राशियां थी हमारे पास, स्केल फैक्टर जो थे, स्केल गुणक जो थे, उनको हमने बाहर लिख दिया। क्रॉस बनेगा केवल इन दोनों सदिशों का, तो दोनों का क्रॉस हमने एक साथ लिख दिया। इसी आधार पर, ठीक है, इसी प्रकार से या इसी आधार पर इसका उपयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं, E2 और E3 का मान निकाल सकते हैं। तो E2, अगर मुझे E2 निकालना है तो क्या होगा आपका E2 का मान E3 क्रॉस E1, E3 क्रॉस E1 होगा, ठीक है। अगर आपको E2 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, E2 किसके बराबर होगा, E3 क्रॉस E1 के बराबर होगा। E3 और E1 का मान यहां से ले लो, E3 और E1 का मान यहां से देखोगे और वो मान यहां पे रखोगे, तो हो जाएगा आपका S3S1। ये हो जाएगा आपका E2 का मान। और इसी तरीके से आप E3 का मान निकाल लोगे। E3 का मान हो जाएगा आपका E1 क्रॉस E2 और ये हो जाएगा H1 S2 ΔU1 ΔU। एक बार वापस से देखो इसको, E1 का मान कैसे होगा, मिलेगा आपको क्रॉस के अंदर, जब E1 चाहिए होगा तो E2 क्रॉस E3 करोगे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट चीजों का आपको क्या करते हो, क्रॉस करते हो, सेम का मान होता है 0, E1 क्रॉस E1 करोगे मान होगा 0, E2 क्रॉस E3 करोगे मान हो जाएगा आपका E1, ठीक है। तो E1 हो गया आपका E2 क्रॉस E3, E2 क्रॉस E3 का मान यहां से लिखा हमने, जो मान हमने पहले निकाले थे उन मानों का यहां पे लिखा मान, तो ये हो गया S2 S3 ΔU2 क्रॉस ΔU3। इसी तरीके से E2 क्रॉस जो आपका होगा E2 एकम सदिश, उस E2 का मान कैसे लिखोगे, तो E2 हो जाएगा आपका E3 क्रॉस E1, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो E3 क्रॉस E1 हो गया आपका E3 क्रॉस E1, E3 का मान रखा S3 H1, E1 और E3 दोनों का मान रखा है, तो S3 H1 आपके जो अदिश थे उनको बाहर ले लिया और जो सदिश थे दोनों का बना दिया क्रॉस। इसी तरीके से E3 का मान हो जाएगा आपका E1 क्रॉस E2, E1 क्रॉस E2, ठीक है। और यहाँ पे E1 और E2 के मान रखे तो आपका हो गया H1 H2 अदिश मान को हमने बाहर ले लिया, तो U1 क्रॉस U2 आपका बनेगा। तो ये 5 6 7 ये तीनों मान, ठीक है। और इधर से 3 4 और 2, मतलब 2 3 4 और 5 6 7, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, इनका यूज करके हम डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे। इन फॉर्मूले से किसी एक का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स में आपको इन तीनों फॉर्मूलों का उपयोग करना है। डायरेक्ट्रिक्स के अंदर जो E1 आया था उस E1 का, E2 जो आया था उस E2 का, और E3 जो आया था उस E3 का, इन तीनों की सहायता से आप डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला निकालोगे। कैसे निकालोगे वो भी देखते हैं, कैसे निकालेंगे वो आगे देखते हैं अभी। ठीक है, अब आगे देखो, जो आपके फॉर्मूले थे उनको हम साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर उपयोग करने वाले हैं, तो ये फॉर्मूले मैं साइड में देता हूँ। बट आपको ये तीनों चीजें इधर से, ठीक है, ये तीनों मान और इधर से तीनों मान पता होना चाहिए, किस तरीके से हमने निकाले और याद भी होना चाहिए कि ये वैल्यू आपकी इसके बराबर होती है, ये वैल्यू आपकी इसके बराबर होती है और ये वैल्यू इसके बराबर होती है। इधर देखा जाए ये सारी चीजें भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम पहले लिखते हैं एक तरफ और फिर आपका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं।
तो हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला विथ ऑर्डर के लिए निकाले थे वो सारे हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, हम जानते हैं कि V1 कैप का मान ये होगा, V2 कैप का मान ये होगा और V3 कैप का मान ये होगा और इन तीनों को हमने एक साथ लिख दिया, सभी का मान 1। ठीक है, अब बात करते हैं डायवर्जेंस की। जो आपने पढ़ा था पहले इसकी बात करें, लास्ट ईयर का आप पढ़ के आए हो फर्स्ट ईयर के अंदर, पहले इसकी बात करें तो क्या होता है आपका डायवर्जेंस। डायवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, गणितीय रूप में उसको कैसे लिखते हो। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यदि आपके पास एक वेक्टर फील्ड है, एक सदिश क्षेत्र है, एक वेक्टर, उसका डायवर्जेंस निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाता है आपके पास ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए हो। ठीक है, क्या होता है डायवर्जेंस, लिमिट dv टेंड्स टू 0 1/dv सरफेस जो आपका s होगा उसके सापेक्ष कंप्लीट रेखा समाकलन a वेक्टर डॉट d। ठीक है, कंप्लीट रेखा समाकलन या फिर आप बोल सकते हो इसको निर्गत जो फ्लक्स होगा किसके प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन जो आपका निर्गत फ्लक्स होगा वो कहलाता है आपका डायवर्जेंस। ठीक है, ये परिभाषा पढ़ के आओ फर्स्ट ईयर के अंदर, वहां पे देखना एक बार। ये हमारा गणितीय रूप में होता है इसका मान डायवर्जेंस का मान। अब हमको इस डायवर्जेंस का मान निकालना है नाभिक वक्र के निष्कर्ष के अंदर, तो वो कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो माना क्या है हमारे पास एक सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है, तो अगर आपका ए वेक्टर है तो ए वेक्टर जो है उसको आप घटक रूप में कुछ इस प्रकार से लिखोगे, घटक रूप में कुछ इस प्रकार से लिखोगे। कोई सदिश क्षेत्र ए वेक्टर हमारे पास में और उसको हम कंपोनेंट के रूप में घटक रूप में कुछ इस तरीके से मैं इसकी बात कर रहे हैं नाभिक वक्र के निष्कर्ष की। तो नाभिक के अंदर a वेक्टर इक्वल टू a1 कैप आपका एक सदिश हो गया, a2 कैप भी एक सदिश है और a3 कैप जो है वो भी एक सदिश है। ये u1 के सापेक्ष u1 अक्ष जो होती है उसके सापेक्ष, u2 के सापेक्ष और ये आपका u3 के सापेक्ष। अब बात करें आगे तो तब आपका डायवर्जेंस क्या होता है गणितीय रूप में लिखो आप इसको। ठीक है, डायवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू डेल डॉट ए वेक्टर, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डेल ऐसे कैसे रखा, डेल वेक्टर ऐसे कैसे रखा, ए का मान यहां पे रखा, तो ये हो गया आपका a1 e1 कैप, a2 e2 कैप और a3 e3 कैप। ए वेक्टर जो था उस ए वेक्टर का मान यहां पे रख दिया, ये मान हो गया आपका। आप डेल जो था जिसका डॉट निकाल रहा हो ए वेक्टर के साथ में, इसका अलग अलग डॉट निकाल लो, इसके साथ अलग से, इसके साथ अलग से और इसके साथ अलग से, यानी कि ये हो जाएगा आपका डायवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ये आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं आपका नाभिक वक्र के निष्कर्ष में करना, तो कैलकुलेशन यहाँ से करना है। यहाँ से आप देखो माना सदिश क्षेत्र आपके पास में मान लिया ए वेक्टर है और उस ए वेक्टर को हमने घटक रूप में लिखा, तो वो जिस तरीके से लिखा a1 e1 कैप, a2 e2 कैप और a3 e3 कैप। अब हमको पता है डायवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर मैथमेटिकल रूप में लिखा जाता है डेल डॉट ए वेक्टर, डेल डॉट ए की जगह मान रख दिया आपका और इस डेल का डॉट निकाल दिया अलग अलग तीनों घटकों के सापेक्ष। पहला हो गया डेल डॉट a1 e1 कैप, डेल डॉट a2 e2 कैप और डेल डॉट a3 e3 कैप। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका समीकरण नंबर 4 मिला है हमको, समीकरण नंबर 4
उसका RHS, ठीक है। समीकरण 4 का RHS यानी कि जो दाईं तरफ आपका मान है वो समीकरण 4 का RHS का पहला पद, समीकरण 4 का RHS का पहला पद कौन सा? ये वाला। समीकरण 4 का RHS का पहला पद निम्न प्रकार से हल कर सकते हैं। और कैसे हल करोगे वो भी देखते हैं। जो समीकरण नंबर 4 मिली है उस समीकरण नंबर 4 का पहला पद हम सिंपल कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, हल निकाल रहे हैं उसका, और वो हल कैसे निकालेंगे तो वो देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए आगे। समीकरण 4 का केवल पहला पद सोल्व कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम दूसरा और तीसरा जो पद होगा उसको हल कर सकते हैं, और जो मान हमें यहाँ पे मिलेगा इस पद को हल करने पर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपका मान निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें पहले पद की, तो पहले पद को मैंने लिखा है पहला पद ले लिया हमने डेल डॉट A1 P1 डेल डॉट A1 P1 P1 कैप का मान यहां से रखा हमने, ठीक है। P1 कैप का जो मान था यहाँ पे वो मान हम कहां से रख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 से, तो रखोगे यहाँ पे मान पहला पद लेके चल रहे हैं और उस पहले पद को हल कर रहे हैं, तो कैसे करोगे? सबसे पहले हमने क्या किया, डेल डॉट A1 P1 इक्वल इस P1 की जगह मान रखा समीकरण नंबर 1 से जो हमने निकाला हुआ था ऑलरेडी, वो मान हमने यहाँ पे रख दिया। ये हो गया आपका A1:S3 और डेल U2 क्रॉस डेल U2, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5। अब इस समीकरण 5 को हल करना है हमको, और उसके लिए क्या करेंगे, हम एक सरल समीकरण का उपयोग करेंगे। एक सरल समीकरण का उपयोग करोगे, ठीक है, जो कि आप मैथ के अंदर पढ़ोगे, वेक्टर कैलकुलस जो आपकी बुक होगी इसके अंदर, तो वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप उसको डायरेक्ट याद रखोगे। क्या सरल समीकरण होगी आपकी, तो सरल समीकरण होगी आपकी ये हो गया आपकी सरल समीकरण। इस सरल समीकरण का उपयोग करना है और इसके साथ से आप जो आपका समीकरण नंबर 5 बन रहा है उसको हल करो। अब यहाँ पे क्या क्या है, तो डेल वेक्टर डॉट फाई इनटू v इक्वल टू डेल वेक्टर फाई डॉट v, और ये v वेक्टर हो गया, ठीक है। डेल फाई डॉट v वेक्टर यानी कि फाई को एक बार लिखा डेल के साथ में, तो डेल फाई बन गया डेल फाई डॉट v, फाई को बाहर निकाल दिया तो डेल डॉट v, ठीक है। अब फाई और v क्या क्या है, तो फाई आपका है एक अदिश मान या एक अदिश राशि कह सकते हो आप उसको, ठीक है। इस सरल समीकरण के अंदर फाई क्या होगा आपका, अदिश मान या अदिश राशि होगी, और हम v होगा और जो v होगा वो होगा आपका सदिश मान या सदिश राशि, ठीक है। तो ये सरल समीकरण याद रखिए, और इस सरल समीकरण का उपयोग करके हम आप करते हैं समीकरण नंबर 5 को सॉल्व। तो यहाँ पे आपका फाई, इस सरल समीकरण के अंदर फाई, और इधर आपका क्या है A1:S3। देखो क्या तुलना करोगे तो डेल की जगह डेल है, डॉट की जगह डॉट है, फाई की मैं बात करूं तो फाई की जगह क्या दिख रहा है A1:S3, फाई की जगह क्या दिख रहा है A1:S3, और b की जगह क्या दिख रहा है, b की जगह दिख रहा है दोनों का क्रॉस, U2 और U3 का क्रॉस डेल के साथ में। तो ये वाली चीज होगी आपके पास में, फाई का मतलब A1:S3
और v का मतलब डेल u2 क्रॉस डेल u3। तो इसका सिंपल करोगे आप, हल करोगे इसको इस सरसरिका का उपयोग करके, तो क्या मान होगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे लिखे हम, तो ये मान हम लिख सकते हैं a1 s2 s3 और ये मान हम लिख सकते हैं डेल u2 क्रॉस डेल u3। कह सकते हैं कि अगर हम ये वाली चीज देखें, हमने तुलना करें इसका इसके साथ में, तो क्या मान होगा, फाइव का मान होगा a1 s2 s3 और जो आपका v वेक्टर होगा उसका मान होगा डेल u2 क्रॉस डेल u3। इन दोनों मानों का पता लग गया आपको। आप करो हल, क्या होगा आपका, ठीक है, पता है आपका क्या हो जाएगा मान a1 इक्वल ये इसके बराबर है और इसको हल कर रहे हो आप इसके हिसाब से, तो क्या हो जाएगा आपका डेल फाइव, यानी कि डेल फाइव के लिए हो गया a1 s2 s3 डॉट डेल फाइव हो गया, ठीक है, डॉट v क्या था आपका ये वाला था, तो यहाँ पे हो जाएगा u2 क्रॉस u3 प्लस 5 होगा बाहर, तो 5 का मान हो गया हमने a1 s2 s3 5 लिख दिया हमने बाहर a1 s2 s3 डेल डॉट v डेल एच और v की बात तो होती है आपके पास डेल u2 क्रॉस v, ठीक है। इस सरसरिका का उपयोग किया और समीकरण नंबर 5 में इसका क्या किया, उपयोग करके हमने उसको हल किया। तो समीकरण नंबर 5 जो होगी आपकी कुछ तरह के साथ होगी सरसरिका का उपयोग करने के बाद डेल फाइव का डेल फाइव कर दिया, फाइव की जगह पता a1 s2 s3 यहाँ पे रख दिया, डॉट v आएगा तो v का मतलब आपका डेल u2 क्रॉस डेल u3 कर दिया यहाँ पे। फिर आपका सरसरिका की सबसे लिखा जाए तो 5 बाहर, तो 5 बाहर कर दिया, डेल डॉट v की जगह मान रखिए आपका डेल u2 क्रॉस डेल, ठीक है। और थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक लेंथी है, बट अगर समझोगे तो स्टेप टू स्टेप समझते जाओगे तो ये टॉपिक आपका आसानी से बन जाएगा, आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो इतना करने के बाद में अब क्या करेंगे हम आगे, अब हम यहाँ पे इसको भी हल करेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 6 के अंदर ये जो हमें मान मिल रहा है इस मान को भी हल करेंगे हम, और उसके लिए भी क्या करोगे आप, एक सरसरिका को याद रखो, वो सरसरिका लिख रहा हूं अभी, उस सरसरिका की सहायता से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसका मान पूरे स्टेप का मतलब ये वाली चीज होगी, इस पूरी समीकरण का मान या पूरे स्टेप का मान आपका क्या बनेगा, इक्वल टू 0, ठीक है। पूरा मान 0 आएगा, केवल बचेगा इतना सा मान हमारे पास में, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, पूरा मान 0 हो गया, तो बचा केवल हमारे पास ये वाला मान। इसको सिंपल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 0 कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये जो पद है आपका, ठीक है, इसको मैंने डिफाइन किया हुआ है, केवल हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। केवल हम इस राशि को, इस पद को सॉल्व कर रहे हैं, और उसके लिए क्या करोगे आप, एक सरल करोगे, एक पुनः क्या लगा रहे हैं हम, सरसरिका लगा रहे हैं, और उस सरसरिका का तो सरसरिका आपके पास में होगी ये सरसरिका हो गया आपके पास में, इसका यूज करना है, और ये जो हमारे पास मान है इस मान को हल करना है, ठीक है। सरसरिका क्या है, डेल डॉट a क्रॉस b, डेल डॉट a क्रॉस b, यानी दो चीजों का क्रॉस है और उसका निकाल गया डॉट, तो क्या हो जाएगा b क्रॉस, यानी कि b वेक्टर जो था आपका वो बाहर हो गया, b वेक्टर डॉट a क्रॉस a, ठीक है, माइनस a वेक्टर डॉट a क्रॉस b। यहाँ पे देखा है
इसका और इसका, ठीक है। देख लो, इस सबसे का यूज कर रहा हूं इसके अंदर, तो इधर आपका डेल है, इधर आपका डेल है, इधर आपका डेल कितने क्या है, डेल u2, और इधर आपका b कितने क्या है, डेल u3, दोनों का क्रॉस हो रहा है। तो क्रॉस अब क्या करना है, b वेक्टर बाहर निकालना है, यानी कि अपना डेल u3 बाहर, b वेक्टर बाहर निकाल दिया तो आपका क्रॉस बन जाएगा इसके साथ में, ये क्रॉस हो गया अपना। बी वेक्टर बाहर डॉट डेल क्रॉस ए, बी वेक्टर बाहर, बी के लिए था आपका ये वाला मान, तो डेल u3 बाहर आपका डेल क्रॉस डेल u माइनस ए वेक्टर बाहर, तो ये जगह है आपका डेल u2 ठीक है। कुछ भी हमने नहीं किया है, अगर आपको इस सरसमी का पता है तो इस सरसमी का उपयोग करके हम इस पद को हल कर रहे हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे की कि सबसे पहले सरसमी का लिखिए और इस सरसमी में क्या करता है, हम इसको हल कर रहे हैं डेल डॉट डेल u2 क्रॉस डेल u3। तो बी वेक्टर आपका बाहर है, सरसमी के हिसाब से तो बाहर कर दिया आपका डेल u3, डॉट निकाल दिया डेल क्रॉस डेल u के साथ में डेल u2 के साथ, फिर आपका एक क्रॉस बाहर, एक जगह आपका डेल u2, ठीक है। इस तरह का आपको है डेल u2, तो डेल u2 बाहर निकाल दिया, क्रॉस निकाल दिया डेल क्रॉस डेल u3, ठीक है। अब आपको पता होगा, प्रश्न के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब किसी अदिश राशि के ग्रेडियंट का मान आपके पास में हो, किसी अदिश राशि के ग्रेडियंट का मान, कहने का मतलब ये आपके पास में है, डेल फाई आपके पास में है, और इस डेल फाई का आप निकाल लो कर्ल, कर्ल निकाल लो, कहने का मतलब डेल क्रॉस, कहने का मतलब क्या करो, कोई अदिश राशि की आपकी फाई, कोई अदिश राशि की आपकी फाई, इस अदिश राशि फाई का आपके पास में क्या है, ग्रेडियंट यानी कि प्रवणता का मान आपके पास में है, और उस प्रवणता का यदि आप निकाल रहे हो क्रॉस डेल के साथ में, तो ये मान क्या होता है आपका 0 होता है, ये आपने पढ़ा होगा। ये आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर कि यदि अदिश राशि का ग्रेडियंट हो आपके पास, उस ग्रेडियंट का यदि आप कर्ल निकालो, ठीक है, डेल क्रॉस डेल फाई यदि आप करो उसका मान क्या होता है 0। तो बिल्कुल इसी के आधार पर आप देखो यहाँ पे u2 आपके पास कोई अदिश राशि होगी और उस अदिश राशि का आप ग्रेडियंट निकालोगे तो डेल u2 बन जाएगा, और उस डेल u2 का यदि आप निकालो ग्रेडियंट, सॉरी डेल u2 का यदि आप निकालो क्रॉस, जैसे हमने निकाला है यहाँ पे डेल फाई क्रॉस डेल, तो ये अगर आप निकालोगे तो मान क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका मान 0 हो गया, और यहाँ पे देखोगे तो डेल क्रॉस डेल u3 इसका मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये मान भी 0 हो गया और ये मान भी आपका 0 हो गया। कैसे 0 हुआ, इस परिभाषा से, ये मान आप पढ़ के आए हो फर्स्ट ईयर के अंदर, तो अगर ये वाली चीज आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, ये भी 0 वो भी 0, तो पूरे की पूरी जो आपकी मान थी डेल डॉट डेल u2 क्रॉस डेल u3, इसका पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तब समीकरण 8 से, समीकरण 8 में ये वाली चीज अगर आप अप्लाई कर लो तो यहाँ पे अप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अप्लाई करोगे वो भी हो जाएगा आपका 0। जैसे 0 किया तो हमारे पास क्या मान आ गया, ठीक है, हमारे पास इस पूरी राशि का मान 0 आ गया। अब इस वैल्यू को आप 6 के अंदर रखोगे, जैसे 6 के अंदर रखोगे आपका जो दूसरा स्टेप था यहाँ पे प्लस के साथ में जो आ रहा था वो मान खत्म हो जाएगा, उसका पूरे के पूरे का मान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और 0 होने पर केवल बचेगा इतना सारा, ठीक है। तो वही करते हैं आगे,
यदि आप समीकरण 9 से मान रखो, समीकरण 6 के अंदर समीकरण 9 से 9 में जो राशि थी आपकी, इस राशि का मान 0 आ रहा है, इस वैल्यू को यदि आप समीकरण नंबर 6 में रखो तो क्या हल हमारे पास होगा, क्या समीकरण हमारे पास बनेगी, वो हो जाएगी आपकी क्या समीकरण होगी, ये समीकरण हो जाएगी आपकी a1 कैप इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। प्लस के साथ में जो मान आ रहा था उसके अंदर आपकी जो राशि आ रही थी उस राशि का मान हमने 0 रख दिया, जैसे 0 रखा हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब केवल इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करना बहुत ही इजी है। कैसे होगा देखो, ग्रेडियंट की अगर मैं बात करूं तो ग्रेडियंट हमने निकाला था लैम्बिक वक्र के लिए, लिया था फॉर्मूला निकाला था, क्या था, डेल फाई, ठीक है। और इस डेल फाई का फॉर्मूला क्या था आपके पास, e1 अपॉन s1 डेल फाई अपॉन डेल u1, ये हमने निकाला हुआ था। डेल फाई का जो फॉर्मूला था ग्रेडियंट, ठीक है, फाई का मान क्या निकाला था हमने, यहाँ के अंदर e1 कैप अपॉन s1 डेल फाई अपॉन डेल u1 प्लस e2 कैप अपॉन s2 डेल फाई अपॉन डेल u2 प्लस e3 कैप अपॉन s3 डेल फाई अपॉन डेल u3, ये मान निकाला था। यहाँ पे अगर बात करें फाई की तो अगर हम फाई मान ले a1 s2 s3, यहाँ पे अगर हम मान ले कि फाई की वैल्यू क्या हमारे पास है a1 s2 s3, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा ये बन जाएगा आपके पास मान, ये हमने निकाला हुआ था ग्रेडियंट का मान, और इस ग्रेडियंट के अंदर यदि हम फाई की वैल्यू मान ले a1 s2 s3 है तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें नेक्स्ट की, तो डेल u2 क्रॉस डेल u3, डेल u2 क्रॉस डेल u3, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान ये हमने देखो आप लोग e1 का मान क्या है हमारे पास में, e1 का मान है s2 s3, e1 का मान है s2 s3, साथ में आपका डेल u2 क्रॉस डेल u3। यदि मैं मान निकालना चाहूं तो इसका, ठीक है, e1 का पूरा मान ये है आपके पास में, यदि मुझे मान चाहिए डेल u2 क्रॉस डेल u3 का, तो क्या करूंगा, s2 अपॉन s3 का भाग दे दूंगा इसके अंदर e1 कैप के अंदर। यदि डेल u2 और डेल u3 दोनों का क्रॉस जो है उसका मान यदि हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, अपने e1 के अंदर s2 अपॉन s3 का मान जो e1 होगा उसके अंदर s2 अपॉन s3 का भाग दे देंगे, तो वहां से मान क्या हो जाएगा आपके पास में e1 कैप अपॉन s2 s3, ठीक है। तो डेल u2 क्रॉस डेल u3, डेल u2 क्रॉस डेल u3 का मान क्या होगा हमारे पास, इस समीकरण से हमने निकाला जो हमारे पास पहले से लिखी हुई है या जो हम पहले से पढ़ के आए हैं, वहां से मान निकाला डेल u2 क्रॉस डेल u3 का मान क्या आएगा आपके पास में e1 अपॉन s2 s3, ठीक है। और ये मान कहां से आया, ये मान आपके पास इसके साथ से आया है पास की फाई की जगह यदि हम मान लें a1 s2 s3 तो आपका डेल फाई का जो मान होगा वो आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब आगे देखिए,
अब आगे देखो क्या करना है आपको, इस पूरे मान के साथ जो आपका बड़ा कोष्टक है उसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उस पूरे कोष्टक के साथ पूरे मान के साथ आप क्या करोगे, डॉट निकालोगे किसका, इस E1/S2 S3 का, E1/S2 S3 का डॉट निकालोगे। तो आपको पता है डॉट में क्या होता है, सेम का सेम के साथ करते हो डॉट 1 आता है और सेम का डिफरेंट के साथ करते हो डॉट तो आपका क्या आता है, 0 आता है। जैसे आई डॉट आई करता हूं तो 1 आएगा, आई डॉट जे करूंगा या आई डॉट के करूंगा मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका E1 है और इस E1 का यदि मैं E1 के साथ डॉट निकालूं मान हो जाएगा 1, बाकी का यानी कि मैं E2 डॉट E1 करूं और E3 डॉट E1 करूं तो मान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका E1 डॉट E1 करूंगा 1, ठीक है, अपॉन H1 यहाँ पे है, H1 तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपका S2 S3 बचा हुआ, तो तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया H1 H2 S3, ठीक है। और बाकी क्या बचेगा आपका, ये जो अपर वाला अपन है ये बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल A1 S2 S3 और ये किसका मान है आपका डेल डॉट A1 C1 का मान, ठीक है। मेरे हिसाब से समीकरण 10 होगी और अगर कुछ गलती हो तो देख लेना, आप लोग क्रम वाइज दे देना, अगर 9 हो चुकी थी तो 10, अगर 8 हो चुकी थी तो आप 3, मेरे हिसाब से आपका 10 होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस बड़े कोष्टक का डॉट निकाला E1/S2 S3 का, बड़े कोष्टक के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू का डॉट निकाला E1/S3 का, और क्या यूज किया हमने कि यदि मैं EI डॉट EI करूं तो मान हो जाएगा आपका 1, EI डॉट EI करूं यानी कि सेम का सेम के साथ करूंगा तो मान हो जाएगा 1, जैसे E1 डॉट E1 करूंगा 1 हो जाएगा। और यदि मैं डिफरेंट करूं यदि डिफरेंट का डॉट निकाल रहा हूं, जैसे आई डॉट जे कर रहा हूं आई डॉट के कर रहा हूं तो वो मान आपका हो जाएगा 0। तो इन दोनों चीजों का यूज किया हमने यहाँ पे और मान हमारे पास में बचा ये, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे हमने समीकरण नंबर 10 का कैलकुलेशन किया, 2 सर्जन का यूज की और आपका यहाँ से E1 का मान यूज किया, वही प्रोसेस अगर हम वापस से दोहराएं तो हमें सेकंड स्टेप जो आएगी आपकी डेल डॉट ए के लिए, ठीक है। जैसे हमने आया था डेल डॉट A1 E1, यदि आपको निकालना है डेल डॉट A2 E2 तो यही प्रोसेस वापस से अप्लाई करोगे और उसका मान क्या होगा वो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं। तो क्या होगा आपका मान, ठीक है। अगर किसी को करना हो तो इसी प्रोसेस को वापस दोहराना, जो मान आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको क्या मान आपके पास में होगा। तो जब आप निकालोगे इसी प्रकार से डेल डॉट A1 नहीं A2 E2 जैसे हमने यहाँ पे निकाला डेल डॉट A1 E1 है, वैसे निकालो यदि आप डेल डॉट A2 E2 है तो क्या मान होगा आपके पास में, आपके पास मान होगा 1/H1 H2 S3 और ये हो जाएगा आपका डेल 2। ये मान होगा आपका इसका सेकंड वन डेल वेक्टर डॉट A2 E2 का मान हो जाएगा 1/H2 S3, ठीक है, 1/H1 H2 S3 और साथ में होगा डेल अपॉन A2 A2 S3 H1 1 2 3 2 3 1, ठीक है, 1 2 3 2 3 1 ये आपको चलना है साइक्लिक ऑर्डर करना चलना है। और इसी प्रकार से आप तीसरे मान को भी निकाल सकते हो। तीसरा मान आपका डेल डॉट E3 है, इसका मान क्या होगा, वही प्रोसेस अप्लाई करो जो हमने यहाँ पे किया था। तो ये मान हो जाएगा आपका 1/H1 H2 S3 और साथ में आपका हो जाएगा तो ये मान हो गया हमारे पास में पहला मान हमने कैलकुलेट किया और उसी के बेस पर उसी के आधार पर हमने सेकंड मान जो आपका था डेल डॉट A2 E2 है उसका मान निकाला, समीकरण नंबर 11 दे दिया उसको। और इसी प्रकार से आपका थर्ड मान निकाला हमने डेल डॉट A3 E3
कैप का मान क्या होगा, वो हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 12 के अनुसार। अब क्या करेंगे हम, ये वाला मान, ये वाला मान और ये वाला मान, ठीक है। जो आपकी समीकरण थी ए वेक्टर वाली समीकरण की आपको लेना होगी। इस तरीके से आपके पास कोई समीकरण आई होगी, ठीक है। नंबर मुझे पता नहीं है, आपको देख लेना नंबर कौन सा होगा आपका। तो ये समीकरण जो आ रही है हमारी, इस समीकरण की हमने क्या किया है, जो आपका आरएचएस वाला था, आरएचएस के तीनों मान ज्ञात कर लिए। इस समीकरण के अंदर जो आपका आरएचएस में मान आ रहा था, उस आरएचएस में तीनों मान, ये वाला मान समीकरण नंबर 10 में मिल रहा है, ये वाला मान आपको समीकरण 11 में मिल रहा है, और ये वाला मान आपका समीकरण 12 में मिल रहा है। तो 10 11 12 से मान आप इसके अंदर रखोगे तो इसका मान हो जाएगा आपका डेल नॉट बी का मान, ठीक है। ये जो समीकरण आ रही थी डेल नॉट ए वाली, इसके अंदर आपके पास 3 स्टेप आ रहे थे, 3 पद आ रहे थे आरएचएस में। उन तीनों पदों को हमने यहाँ पे अलग से सॉल्व किया, तो आपका 10 के अंदर डेल नॉट ए1 इवन का मान आ गया, सेकंड जो आपका 11 था उसके अंदर सेकंड स्टेप का मान आ गया, दूसरे पद का मान आ गया, और जो आपका 12 था समीकरण उसके अंदर आपका थर्ड स्टेप का मान आ गया। तीनों मान आपके पास आ गए, तीनों मानों को आप यहाँ पे रखोगे तो आपको मिल जाएगा डेल नॉट ए, ठीक है। वही करते हैं, ठीक है। तो आपका जो समीकरण नंबर 10 है, 11 और 12, इस समीकरण के अंदर लिखना है लैंग्वेज आपको लिख लेना, क्या लैंग्वेज लिखोगे, समीकरण 10 11 और 12, इस समीकरण का जो क्रमांक होगा उसमें आप रखोगे समीकरण 10 11 12 से मान इस समीकरण में रखने का। क्या हो जाएगा आपका डेल डॉट ए, ठीक है। डेल डॉट ए समीकरण नंबर 10 थी आपकी, डेल डॉट ए1 का, और उसका मान था 1/h1 h2 h3, 1/h1 h2 h3, और साथ में था आपका डेल अपॉन डेल u1 a1 h2 h3। ये मान थे आपके पास में। उन मानों में से देखो, यहाँ पे देखोगे 10 में, 11 में और 12 में 1/h1 h2 h3, 1/h1 h2 h3 तीनों में कॉमन आएगा, तो यहाँ पे मैंने ये कॉमन 1/h1 h2 h3 तीनों पदों में आपके कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लिया मैंने। बाकी क्या बचा आपका, पहले में बचेगा मान डेल अपॉन डेल u1 a1 h2 h3, सेकंड में बचेगा आपके पास डेल अपॉन डेल u2 a2 h3 h1, और थर्ड में बचेगा आपके पास मान डेल अपॉन डेल u3 a3 h1 h2। तो ये मान हमारे पास निकल के आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा, और इसी फॉर्मूले को ही कहते हैं सदिश का डायवर्जेंस, ठीक है। उसका फॉर्मूला किसके अंदर, लंबिक वक्र के तंत्र के अंदर, और इसको याद भी रखना है। दो चीजें पढ़ ली हमने, एक आपका ग्रेडियंट पढ़ लिया और एक आपका पढ़ लिया यहाँ पे डायवर्जेंस, ठीक है। और दोनों मान किसके अंदर पढ़े हैं, लंबिक वक्र के तंत्र के अंदर। तो दोनों के फॉर्मूले जो हमको रिजल्ट में मिले, परिणाम के अंदर जो हमको मिले, उन दोनों फॉर्मूलों को आप लोगों को याद रखना है। जैसे हमने यहाँ पे निकाला डेल डॉट ए, उसके लिए फॉर्मूला ये बना है, ठीक है। और इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था आपकी अभिक्षेपण की प्रवणता का मान, उसके लिए भी फॉर्मूला बनाया था हमने, उस फॉर्मूले को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लंबिक वक्र के निर्देश तंत्र में, लंबिक वक्र के निर्देश तंत्र में क्या पढ़ोगे, कर्ल का मान पढ़ोगे, ठीक है। किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल निकालना है आपको, कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालना है, किसके अंदर निकालना है, लंबिक वक्र के निर्देश तंत्र के अंदर। और इन तीनों चीजों के जो रिजल्ट आपको मिलते हैं, फॉर्मूले जो हमारे पास में निकल के आते हैं, उन तीनों फॉर्मूलों को आपको याद में रखना है, ठीक है। बाकी की जो बातें होंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी। नेक्स्ट क्लास में जब आप आओ तो इन दोनों चीजों को पढ़ के आना, आप लोगों को एक बार इन दोनों का रिवाइजन, जो आपका रिवीजन है वो करके आना है, डेल फाई का भी यानी कि ग्रेड फाई का भी, और यहाँ पे डेल डॉट ए का भी, ठीक है। अब क्या क्या चीजें होती है वो एक बार आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे समीकरण की मैं बात करूं तो इस समीकरण के अंदर आपका h1 h2 h3 क्या होता है, ठीक है। तो लंबिक के अंदर h1 h2 h3 क्या होता है, स्केल गुणक। तो h1 h2 और h3 तीनों क्या होंगे आपके स्केल गुणक होंगे,
इसके फैक्टर होंगे। मैं बात करूं u1 u2 u3 की, तो u1 u2 u3 आपके क्या होते हैं, लंबिक वक्रीय निर्देशांक होते हैं। ठीक है, a1 a2 a3 क्या होंगे आपके, जो आप सदिश राशि लेके चल रहे हो, वेक्टर क्वांटिटी जो आपके पास में होगी, वेक्टर फील्ड जो आपके पास में होगा, उस वेक्टर फील्ड के कंपोनेंट होंगे। a1 पहला कंपोनेंट हो जाएगा, a2 दूसरा कंपोनेंट और a3 आपका तीसरा कंपोनेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद में रखनी है, अभी पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास के अंदर जब पढ़ेंगे तो आपका पढ़ेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो दोनों चीजों के फॉर्मूले याद में रखना और इन दोनों का रिवीजन भी आप लोगों को करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।